जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका। कोशिका यानी सेल। क्या होता है सेल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो देखिए, नाम की अगर बात किया जाए तो साइटो है ना, साइटो नाम इसका है, साइटो। और उसके बाद में अध्ययन की अगर बात किया जाए तो उसी नाम से रिलेटेड लिया गया है साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी यानी किसका? कोशिका का अध्ययन, है ना। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन डेड कोशिका के यानी मरे हुए कोशिका का खोज किया था। तो सर्वप्रथम इन्होंने ही जब कोशिका का खोज किया, इसीलिए जो है इनको रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खोज किया था इसका। लेकिन जीवित कोशिका का खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, यानी लिविंग कोश सेल का जो डिस्कवर किया था, किसने किया था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन जो है सर्वप्रथम जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, यानी कोशिका का जनक कहा जाता है। तो जो है, और सिद्धांत की बात किया जाए, सिद्धांत का मतलब ये कि जो है स्लेनिडन और स्वान ने कहा कि मतलब जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर बना होता है तमाम कोशिकाओं के समूह से बना होता है। किससे? तमाम कोशिकाओं के समूह से बना होता है। तो इस चीज का सिद्धांत दिया था स्लाइडन स्वान ने। इसके अलावा अगर देखा जाए पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे संसार में अगर देखा जाए तो सबसे जो छोटा कोशिका होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। और सबसे बड़ा जो माइकोप्लाज्मा की अगर बात किया जाए तो 0.01 माइक्रोन का होता है ये। इसके अलावा सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट सेल, बड़े की बात किया जाए, है ना, लंबा और बड़ा समझिएगा आप लोग, है ना। लंबा अलग चीज है और बड़ा अलग चीज है ना। तो बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी ऑस्ट्रिच का एग होता है। ये लगभग 175 mm का होता है ना, मिलीमीटर का, यानी 175 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, यानी सबसे छोटा जो कोशिका होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, और सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये पूरे संसार की बात हो गई। लेकिन अगर ह्यूमन्स बींग्स में देखा जाए, मनुष्य में देखा जाए कि सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है, तो सबसे छोटा कोशिका जो होता है वो स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु। यानी जो मेल होता है, मनुष्य होता है, यानी पुरुष होता है, पुरुष का जो गैमिट्स होता है यानी एगुमक होता है, शुक्राणु है, यानी स्पर्म सबसे छोटा सेल्स होता है। इसके अलावा मानव में अगर सबसे बड़ा सेल देखा जाए तो सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ओवम होता है। क्या होता है? ओवम की बात किया जाए तो ये सबसे बड़ा होता है, जो फीमेल का क्या होता है? एगुमक होता है, यानी गैमिट्स होता है। इसके अलावा मानव में अगर सबसे लंबा सेल की बात किया जाए तो न्यूरॉन का होता है, यानी ब्रेन का। किसका? ब्रेन का होता है। मानव के न्यूरॉन यानी ब्रेन का सबसे जो है लंबा होता है ना। और उसके बाद ये नॉन डिविजिबल होता है। नॉन डिविजिबल मतलब इसमें विभाजन नहीं होता, यानी एक सेल से नए सेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है ना। मतलब एक सेल से नया सेल नहीं बन सकता है। यानी ब्रेन में, हम लोगों के दिमाग में क्या होता है कि जो है इस न्यूरॉन्स में, नसों में विभाजन नहीं होता। यही कारण है कि ब्रेन में जब आदमी एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है, तो ब्रेन में कहीं अगर चोट लग गया तो क्या होता है? वो आदमी बचता नहीं है, क्योंकि ये सेल जो होते हैं वो डिविजिबल सेल नहीं होते हैं, यानी डिवाइड नहीं होते हैं ये सेल। इसके अलावा अधिक विभाजन की अगर बात किया जाए कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा कोशिका है जिसमें सबसे अधिक विभाजन होता है, तो वो कोशिका होता है लीवर का। किसका? लीवर का, है ना। लीवर
का जो कोशिका होता है इसमें सबसे अधिक विभाजन होता है। क्या होता है? सबसे अधिक विभाजन होता है ना। लीवर को अगर कोई पार्ट लीवर का कट जाए तो वो अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवीजन की प्रक्रिया पाई जाती है। आप लोगों को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा अपने सेल डिवीजन के यानी कोशिका विभाजन में कि सेल जो होता है और आउट जो सेल होते हैं या जो सेल हमारे बॉडी में डैमेज होते हैं वो डिवीजन करके उसकी पूर्ति यानी छत पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें लीवर में सबसे ज़्यादा, यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा डिविजिबल सेल क्या है, विभाजन कौन सा सेल करता है, तो वो किसका है? लीवर का। इसके अलावा कौन डिवीजन नहीं करता है? तो ब्रेन का सेल है। किसका है? ब्रेन का सेल है ना। तो ब्रेन के सेल में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका को कहा जाता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन फिर वही कहा जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने एक मकान देखा तो मकान में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होता है। ईंट, जब तमाम ईंट मिलते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है, एक वाल का निर्माण होता है। और जब कई वाल्स मिलते हैं तो एक कमरा बनता है, रूम बनता है जिसे कहा जाए। और जब कई कमरे यानी रूम मिलते हैं तो एक पूरे घर का, एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो उसी तरह हमारा बॉडी होता है। कोशिका, सबसे पहले कोशिका होता है। कोशिका जो होता है ये किसको? ऊतक बनाता है, यानी कई कोशिका जब मिलते हैं तो ऊतक बनता है, और कई ऊतक मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है ना। जैसे कह दिया कि जो है हमारा टंग है, जीभ है, तो ये कई ऊतकों के समूह से बना हुआ है। इसके अलावा जो है कई जब अंग मिलते हैं तो एक आर्गन सिस्टम बनता है। जैसे आपने कह दिया कि श्वसन तंत्र, अब श्वसन तंत्र में हमारा ये नाक भी आ रहा है, नोजल कैविटी आ रहा है ना, ट्रेकिया आ रहा है, हमारा लंग्स भी आ रहा है ना। ये एक आर्गन सिस्टम है ना। तो इस सिस्टम की अगर बात किया जाए, कई आर्गन सिस्टम अगर मिल जाते हैं तो एक पूरे बॉडी का निर्माण होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी बंदे का एक उंगली कट गया और उंगली लाके यहाँ रख दिया जाए और कहा जाए ये क्या है? बॉडी है, तो आप नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे? कि एक बॉडी का एक अंग है, हम उसे बॉडी नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरह सेम टू सेम बात क्या है कि मतलब कोशिका और तमाम कोशिका मिलते हैं तो ऊतक बनता है, कई ऊतक मिलते हैं तो एक आर्गन बनता है, कई आर्गन मिलते हैं तो एक आर्गन सिस्टम बनता है, और कई आर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है ना। तो इसीलिए सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और बेस भी क्या है? कोशिका है ना। फंक्शनली अगर बात किया जाए तो हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, जो भी होते हैं तो कोशिकाओं का योगदान होता है। किसका? कोशिकाओं का योगदान होता है। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है ना। फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर कोशिका ना हो ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक ना हो तो जो है अंग नहीं बनेगा, और अंग ना हो अंग तंत्र नहीं बनेगा, और अंग तंत्र ना हो तो क्या? जो पूरे बॉडी का निर्माण नहीं होगा, हमारे शरीर का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब क्या? बेस क्या है? कोशिका है ना। तो कोशिका को ही इसीलिए क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो देखिए आगे अगर बात किया जाए कोशिकाओं की, तो कोशिकाएं जनरली दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। नंबर एक प्रोकैरियोटिक। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। अब इस वर्ड्स को हम अगर देखें तो ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रीक वर्ड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है? डेड लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है कि इसमें कुछ फेर बदल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस लैंग्वेज को बोला जाता है डेड लैंग्वेज, है ना, यानी मरा हुआ भाषा, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता। इसीलिए जो ये वर्ड्स दिए जाते हैं ये ग्रीक भाषा में दिए जाते हैं। तो जो प्रो वर्ड लिया गया, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव होता है। प्रीमिटिव मतलब क्या होता है? अननोन, अज्ञात, जिसका पता ना हो। और जो कैरियाटिक वर्ड लिया गया ये कैरियान से लिया गया। किससे? कैरियान से, है ना। कैरियान का मतलब होता है न्यूक्लियस।
क्या होता है? न्यूक्लियस। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा यहाँ, जैसे मान लीजिए ये सेल है ना। अब सेल में कह रहा है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्रिमिटिव मतलब अननोन, अज्ञात, पता नहीं है किसका? न्यूक्लियस का, है ना। न्यूक्लियस का ना पता हो, जिस सेल में किसका ना पता हो? न्यूक्लियस का पता ना हो, यानी न्यूक्लियस ना बना हो, यानी न्यूक्लियस ना पाए जाए, जो भी चीजें हैं, है ना, वो चीजें ऐसे सेल के अंदर पड़ी हुई हो, है ना, तो क्या होगा? ये प्रोकैरियोटिक सेल, यानी न्यूक्लियस इसमें नहीं है, इसीलिए इस सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सेल होता है, दूसरे सेल की अगर बात किया जाए तो होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, और जो कैरियोटिक वर्ड है वो किससे लिया गया है? कैरियन से। किससे लिया गया है? कैरियन से। कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। कैसा न्यूक्लियस? ट्रू, कह रहा है सत्य न्यूक्लियस पाया जाए, यानी सही न्यूक्लियस पाया जाए, यानी जो केंद्रक पाया जाए सेल के अंदर वो क्या हो? सही से डेवलप हो। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए उपस्थित होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो एक चीज और आपको क्लियर होगा कि जिन सेलों में जो केंद्रक है इसके अंदर अगर क्या पाया जाए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ है पाया जाए, और किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो तो उसे हम यूकैरियोट्स कहेंगे। और अगर ये न्यूक्लियस ना पाया जाए जिस सेल के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे, है ना। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि हम रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका का जनक क्यों कहते हैं, उसके बाद इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, उसके बाद छोटा सेल्स कौन होता है, बड़ा सेल्स कौन होता है, डिविजिबल सेल कौन होता है, नॉन डिविजिबल सेल कौन होता है ना, और सबसे लंबा सेल कौन होता है, ये सारा चीज आप समझ पाए होंगे। तो और सबसे छोटा सेल कौन होता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात होगी हमारी कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, साइज क्या हो सकते हैं, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल किस तरह के होते हैं, कौन कौन से सेल होंगे, है ना। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।